नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहली वाली क्लास में। तो आज हम लोग इससे आगे के कुछ क्लास है जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, इवन नंबर और ओड नंबर। ज़्यादातर सभी इनमें से जो भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप लोग जानते होंगे इवन नंबर क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं इवन नंबर की, किसकी बात करते हैं, अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं तो हमारे जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, इवन नंबर। और उसके बाद ओड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो दो से विभाजित नहीं होते हैं वो हमारे ओड नंबर कहलाते हैं। जैसे हमारा कोई नंबर ले लें, हम एक कोई नंबर ले लिया, जैसे हमारा हो गया 8। तो 8 हमारा क्या, अगर दो से इसको डिवाइड करें तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इवन नंबर या सम संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। इसी प्रकार अगर कोई नंबर ले लें 5, 5 को अगर हम दो से डिवाइड करें तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एक शेषफल बचेगा। क्या बच जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। यानी कि दो से अगर हम 5 को भाग करते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, एक। जिसमें शेषफल बच जाता है भाग करने पर दो से, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ओड संख्या, यानी कि ओड नंबर या विषम संख्या क्या कहलाती है, या विषम संख्या। और यहाँ पे देखो, दो से अगर हम 8 को भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल 0 बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल 0। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या हो जाएगी। क्लियर। अगर यहाँ पे ये तो छोटे नंबर हो, यानी कि दो से भाग करने पे हमें पता चल जाता है कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ओड है। अगर कहीं हो सकता है कि यहाँ पे नंबर्स कम थे, हो सकता है एक बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू, वहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ओड है। जैसे मान लीजिए कोई हमने एक नंबर लिखा, इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा नंबर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको बताना कि ये ओड नंबर है या इवन नंबर। इसी प्रकार से हमने कोई दूसरा नंबर लिया, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको बताना है कि आपको ओड नंबर है या इवन नंबर है। इसी प्रकार से हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा ओड नंबर है कौन सा इवन नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से हमने कोई नंबर लिख दिए। अब आपको यहाँ पे बताना है, अभी तक क्या था, एक छोटा सा नंबर था जिसको एक या दो अंक का होता था, आप लोग दो से डिवाइड करके देख लेते थे और बता देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या, एक बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर काफ़ी बड़े हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको भी अगर हम भाग करेंगे तो हमें बहुत हम भाग करके यहाँ भी सकते हैं, बट यहाँ पे भाग करने से आपको बहुत समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे नंबर को हम इकाई अंक देखते हैं। हम क्या देखते हैं, केवल इकाई अंक। इकाई अंक अगर हम देखें तो इकाई अंक जो दो से डिवाइड हो रहा होगा, जो अंक इकाई का है और दो से डिवाइड हो रहा है, वो हमारी सम संख्या कहलाएगी। और जो दो से डिवाइड नहीं होगा वो हमारी विषम संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5। तो 5 हमारा क्या दो के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। क्या कहलाएगी ये, विषम संख्या। इसी प्रकार अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर यहाँ पे क्या लिखा है, एक। एक भी हमारे दो के पहाड़े में नहीं आता है, तो यह भी हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार अगला नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दो। दो जो नंबर है यह हमारा दो के पहाड़े में आता है और दो से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या सम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ना तो कोई नंबर है नहीं, जीरो है। अगर इकाई अंक जीरो होता है तो वो हमेशा सम संख्या कहलाती है।
सम संख्या। ठीक है, यानी कि अगर कहीं भी जीरो आता है इकाई अंक में तो उसको आप बिना देखे आप डायरेक्ट ही सम संख्या लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम कोई दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, सम मिलती है या विषम मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो सम संख्याओं को आप प्लस करेंगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगी। आप कोई भी ऐसे दो नंबर ले लो जो सम हो और उनको प्लस करके देखो तो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, सम संख्या में ही होगा। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कोई दो विषम संख्या ले लें, कोई दो विषम संख्या ले लेते हैं, उनको भी प्लस करने पे हमें क्या मिलता है, सम संख्या ही मिलती है। आप कोई दो विषम संख्या ले लीजिए, उनको जोड़ के देखिए, उनका जो रिजल्ट आता है जोड़ने के बाद वो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। इसी प्रकार अगर आप एक सम संख्या एक विषम संख्या की गुणा करते हैं, इसी प्रकार आप एक सम संख्या एक विषम संख्या की अगर गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। अब यहाँ पे एक आता है कि अगर यहाँ पे सम संख्या और एक विषम संख्या को करें, यानी कि एक संख्या हमने क्या ले ली, सम, एक संख्या हमारी सम हो गई और एक संख्या विषम हो गई, तब हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा आप चेक कर सकते हैं। 2 + 3 को जोड़ लो क्या आएगा, 5। इसी प्रकार एक और नंबर ले लो सम और विषम का, 4 और 9 को जोड़ लो कितना मिलेगा, 13। यानी कि कह सकते हैं कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जब आप प्लस करेंगे तो हमेशा आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, और इसका एक और पॉइंट यहाँ पे देख लिए कि 0 1 क्या होती है, सम संख्या होती है जो दो सबसे छोटी सम संख्या है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए तो क्या बताएंगे, 2। 2 हमारी सबसे छोटी सम संख्या होती है। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको कि सम और विषम को प्लस करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है, विषम संख्या। ये ऑप्शन में इस प्रकार से रख के पूछ देंगे, आपको नंबर ना देंगे जैसे सम प्लस सम बराबर सम होता है या विषम होता है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं। सम और सम करेंगे तो सम, और विषम को प्लस करेंगे तो हमेशा सम मिलेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं। क्या देखते हैं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, केवल दो के दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और संख्या स्वयं। यानी कि कोई भी संख्या हो उसके केवल अगर दो गुणनखंड होते हैं तो वह अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर और जो भी नंबर होगा वो खुद होगा और एक बनेगा, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, यानी दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जो भाज्य संख्या होती है उसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर हम 6 को देखें, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं। तो यह यानी कि ये भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा एक को छोड़ के, खुद के अलावा एक को छोड़ के किसी और से अगर विभाजित होती हैं तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा एक से हो और किसी और से ना हो तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। हमेशा ध्यान रखना, जैसे 2 हमारी क्या है, ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। क्यों, 2 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 2 किससे किससे डिवाइड होगा, एक तो खुद से 2 से होगा और 1 से होगा, बाकी किसी और से नहीं होगा। तो 2 भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 2 3 5 ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्या है। यानी कि अगर आप 3 को भी डिवाइड करना चाहोगे तो 3 से ही केवल कटेगा, बाकी किसी और नंबर से नहीं कटेगा। तो 3 भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है। और यहाँ अगर देखें 4 को देखें, 4 भी हमारी क्या है, एक भाज्य नंबर है। 4 किससे कटेगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 2 से अधिक अगर गुणनखंड किसी नंबर के बनते हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाती है।
और ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, और ऐसे पूछ दिया जाता है कि ऐसी कोई संख्या बताओ जो सम संख्या हो और अभाज्य हो, सम संख्या हो और अभाज्य। तो केवल ऐसी एक ही संख्या है 2 जो सम है और अभाज्य है, जो सम है और अभाज्य। तो केवल कौन सी संख्या है, वो एक ही संख्या है जो 2 है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या बताएंगे हम, 4। 4 कैसी है, सबसे छोटी है और भाज्य संख्या है। ठीक, तो एक, और यहाँ पे इसमें देखो पॉइंट नोट है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, यानी कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या। क्यों, एक का अगर आप गुणनखंड बनाइए तो एक का गुणनखंड क्या होगा, एक का गुणनखंड केवल एक ही होगा। जबकि अभाज्य में भी कहा गया है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं अभाज्य संख्या कहलाएगी, और जिसके 2 से ज़्यादा हो सकते हैं वो भाज्य संख्या कहलाएगी। उसके नीचे लिखा है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 एक ही ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो क्या है, 2 है। क्लियर, यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब सीखते हैं कि सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, क्या देखते हैं, सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक केवल एक हो, वो क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या। यहाँ पे क्या होता है, दो संख्याओं से तुलना की जाती है, यानी दो संख्याओं से चेक किया जाता है कि यह सह अभाज्य है या नहीं। इससे पहले भाज्य और अभाज्य में केवल हम एक संख्या देख के ही बता सकते थे कि यह अभाज्य है या भाज्य, लेकिन सह अभाज्य के लिए आपको क्या करना होगा, दो संख्याओं को देखना होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 8 और 15, तो 8 और 15 ये इसमें पूछा गया यह सह अभाज्य है या नहीं। तो हम कैसे बताएंगे, सह अभाज्य यानी कि 8 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या मिलेगा हमें, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार अगर 15 का देखें तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। एक को भी लिख लो, एक सभी का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन हमें क्या मिलेगा, केवल एक, केवल क्या कॉमन मिलेगा, एक, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या होगा, एक। तो अगर एचसीएफ एक है किसी संख्या का तो वह क्या कहलाएगी, वह हमारी सह अभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोट है कि लगातार दो संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, यानी कि जैसे 14 और 15 आप ले लो तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि इनका 14 और 15 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक निकलेगा। तो ये भी हमारा क्या है, यानी कि लगातार कोई दो संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कि अगला पॉइंट कह रहा है कि परिपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर कैसे होते हैं। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जिसके सभी उचित गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, जिसके सभी उचित गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 ले लो, 6 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 2 और 3, यानी कि 6 का अगर आप फैक्टर करें, 6 का इस प्रकार से अगर फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, 2 3 6, 3 एकन 3, तो 1 3 और 2, ये इसका क्या मिलेंगे, गुणनखंड। अब अगर इनको प्लस किया जाए, इनको प्लस किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 6, यानी कि जिसका हमने गुणनखंड किया था, जो नंबर मिले उनको हमने प्लस किया तो उतना ही आया, तो ये क्या कहलाएगा, ये परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार 28 को अगर हम देखें, 28 का हम गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, ये नंबर्स मिलते हैं, इनको प्लस करते हैं तो हमें 28 मिल जाता है। तो कह सकते हैं हमारा 28 भी हमारे का है, एक परिपूर्ण संख्या है। एक बार इसको हम
समझ लेते हैं। और जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था परिपूर्ण संख्या और सह अभाज्य संख्या। पहले हम देखते हैं कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताएं। ठीक, हमने कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कौन सा सहअभाज्य संख्या कौन सी नहीं है। तो ए में अगर हम लिखें, कोई हम नंबर दे दें 1 और 9, ये बताइए ये सहअभाज्य है या नहीं है। बी में हमने लिखा 15 और 27। सी में लिखा हमने कोई एक नंबर 18 और 19। एक और ले ले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 50 और कितना ले लें, चलो 50 और सिंपल सा तो नहीं, 63 ले लें। ठीक, अब देखें, अब यहाँ पे देखें 8 और 9। हम पहले देखते हैं 8 का गुणनखंड। 8 के अगर हम गुणनखंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, ये मिलेगा। इसी प्रकार 9 को अगर हम तोड़ें तो इसमें क्या मिलेगा, 3 गुणे 3। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर हमारा क्या है, एक कॉमन नंबर है। हमने बताया था कि जिसका HCF क्या है, केवल 1। HCF केवल क्या है, एक, यानी कि जिसमें केवल एक ही नंबर यानी कि 1 ही कॉमन हो दोनों में, तो वो क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या है। यानी कि कह सकते हैं तो यस, यह सहअभाज्य है। यह क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर हम देखें 15 और 27 का गुणनखंड करें तो 15 का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 15 का गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि आप लोग गुणनखंड तो कर ही सकते हो इस प्रकार से, 3 पंजे 15, 5 एकन 5, इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम 27 का गुणनखंड करते हैं तो 27 का जो मल्टीपल नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, ये। तो इसमें हम देखें कॉमन हमें कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 3। तो इसका जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3। तो क्या यह हमारे 15 और 27 क्या सहअभाज्य संख्या है, तो नहीं। क्यों, जिसका केवल HCF 1 होगा वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। उसके अलावा कुछ भी HCF आता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार सी अभी हमारे में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो यह भी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। 50 और 63, 50 और 63 में आप लोग बताइएगा कि ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक, वैसे तो ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, आप लोग चेक करके बताइएगा इन दोनों क्वेश्चन को। उसके अगला पॉइंट क्या था हमारा, अगला पॉइंट था कि परिपूर्ण संख्या। क्या था, परिपूर्ण संख्या। बताइए परिपूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे अगर हम 6 ले लें, 6 एक कैसी संख्या, तो 6 का हम फैक्टर करते हैं, 6 का हम फैक्टर करते हैं इस प्रकार से, तो हमें इसके गुणनखंड क्या मिले, 1, 2 और 3। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 1 + 2 + 3। इनको अगर हम प्लस करें तब भी हमें क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो कह सकते हैं कि यह हमारी क्या है, परिपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 28, 28 को अगर हम देखें, 28 को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो 14 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो 7 आएगा, 7 एकन 7, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारी क्या है, परिपूर्ण संख्या है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, 1 मिनट। यानी कि तो 28 जो है, 28 किससे किससे डिवाइड होगा हमारा, ठीक, तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, और 7 और 2 की गुणा कर दें 14 से भी डिवाइड होगा, और किसी से होगा, हाँ, और 4 से भी होगा, और 4 से होगा, और किसी से होगा। बाकी किस खुद को चेक नहीं करते, मतलब जो नंबर लिखा था उस वो खुद से डिवाइड हो रहा था, बट उसको छोड़ के बाकी सभी नंबर का गुणनखंड लिखते हैं। इनको चेक करते हैं, इनका जोड़ क्या 28 हो रहा है। अगर 28 हो रहा है तो यह हमारी परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो प्लस कीजिए,
इनको भी प्लस करने से हमें क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिपूर्ण संख्या हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सहअभाज्य संख्या कैसे चेक करते हैं और परिपूर्ण संख्या कैसे चेक करते हैं। ठीक, अब हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं का गोल्डन नियम, यानी कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सहचर नियम और वितरण नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है स्थान बदलने से उत्तर नहीं बदलता है, यानी कि कोई भी नंबर होता है, जैसे 2 + 3 क्या होगा, 5। अब चाहे आप इसको ही 3 + 2 लिख लो, तब भी क्या मिलेगा, हमें 5 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से यानी कि चाहे आप 2 में 3 जोड़ो तब भी 5 आएगा, या 3 में 2 प्लस करो तब भी आपको 5 मिलेगा। तो ऐसे नियम क्या कहलाते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम का मतलब होता है एक क्रम से लिखा है, फिर उनको चेंज करके, ठीक, चेंज करके जोड़ा, फिर भी सेम आता है। यानी कि इनको नंबर आप चाहें पहले लिख के जोड़ लो, या किसी को पहले को दूसरा कर लो, या दूसरे को पहला कर लो, उसके बाद भी उनका जो जोड़ है वो सेम ही रहेगा। तो ऐसे नियम क्या कहलाते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्या कहलाते हैं, क्रम विनिमय नियम। उसके बाद आता है सहचर नियम। सहचर नियम कहता है कि समूह बदलने से उत्तर नहीं बदलता, समूह बदलने से उत्तर नहीं बदलता। क्रम विनिमय नियम में दो संख्याओं का जोड़ होता है, पहले से दूसरे में या दूसरे को पहले में प्लस करते हैं। जबकि सहचर नियम में क्या होता है, कोई 3 संख्याएं होती हैं जिनको हो सकता है कि पहली दूसरी को पहले जोड़ा गया फिर तीसरी को बाद में जोड़ा गया, या हो सकता है तीसरी और दूसरी को पहले जोड़ा जाए फिर तीसरी को जोड़ा जाता है। तो ये क्या होता है, सहचर नियम होता है। वितरण नियम, वितरण नियम बाहर की संख्या अंदर दोनों से गुणा होती है, बाहर की संख्या में अंदर दोनों से गुणा होती है। एक बार हम सवाल देख के इनको बताते हैं। पहला पॉइंट क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, नियम तो ऐसे नियम क्या होते हैं, यानी कि a + b जोड़ें या b + a जोड़ें, इनका मान हमेशा सेम आता है। जैसे अगर आपने कोई नंबर लिखा 2 + 4, उसके बाद भी 6 मिलेगा। अगर आपने ऐसे ना करके आपने कहा 4 + 2 जोड़ें तब भी आपको 6 मिलेगा। सेम कोई भी नंबर ऐसे ले 7 + 8 प्लस करते हैं अगर, तब भी हमें कितना मिलेगा, 15। और अगर आप चेंज करते हैं 8 + 7 करते हैं तब भी आपको 15 मिलेगा। तो ऐसे नियम, यानी कि जहाँ पे पहला पद दूसरे पद में जोड़ा गया या दूसरे पद में पहला पद जोड़ा गया, तो ये क्या होते हैं, क्रम विनिमय नियम कहलाते हैं। दूसरा नियम हमारा कौन सा था, सहचर नियम। कौन सा था, सहचर नियम। दूसरा नियम कौन सा था हमारा, सहचर नियम था। ठीक, सहचर नियम को हम देखते हैं। सहचर नियम को हम देखते हैं। सहचर नियम में क्या है, सहचर नियम। सहचर नियम हमारा क्या कहता है, सहचर नियम हमारा कहता है कि इसमें हमें क्या करना होता है, ग्रुप में जोड़ना। तो हो सकता है आप पहले पहला पद ना जोड़ें, क्या जोड़ लें, पहले दूसरा और तीसरा पद फिर पहला पद जोड़ें, या पहले और दूसरा पद जोड़ लें उसके बाद तीसरा पद प्लस करते हैं। जैसे आपने लिखा 2 + 3 + 4, इसको प्लस किया कितना आया, 2 + 3 और 4 कितना होगा, 7। अब इनको प्लस करेंगे तब 9 आएगा। सेम इसको ही क्या करें, 2 + 3 को पहले प्लस किया, 4 को बाद में प्लस करेंगे, वैल्यू आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो ऐसे नियम क्या कहलाते हैं, सहचर नियम। क्या कहलाते हैं, सहचर नियम। जैसे कोई और नंबर ले लें, 8 + 9 + 12, इसको प्लस करते हैं, 8 + 9 और 12 21, 21 और 8 29। इसी प्रकार अब हम क्या ले लें, 8 और 9 को पहले प्लस करते हैं, 12 को बाद में प्लस करें तो 8 और 9 17 हो जाएंगे, और 12 को प्लस करेंगे तो भी हमारा क्या मिलेगा, 29। ये कौन से नियम कहलाते हैं, ये सहचर नियम कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरण नियम। अगर हम देखें वितरण नियम,
वितरण नियम हमारा कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो बाहरी पद है ये किसी दो पदों से गुणा होती है। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको, इस प्रकार से, ए की पहले गुणा बी से होगी, फिर सी से होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे हमने नंबर ले लिया 2 + 5 + 7, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, पहले 2 की गुणा 5 से होगी। ठीक, ब्रैकेट के बाहर जब ब्रैकेट हटता है तो वो गुणा में होता है, लेकिन जो ब्रैकेट लगा है वो किस पे लगा है, 5 और 7 दोनों पे लगा है। तो दोनों के बीच में जो बाहर संख्या लिखी होती उनके बीच में गुणा का साइन आ जाता है। जैसे 2 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 7 आ जाएगा, क्योंकि जो देखो ब्रैकेट लगा हुआ है ये 5 और 7 के बाहर लगा हुआ है, तो 2 जो जाएगा तो दोनों में गुणा करते हुए जाएगा, दोनों में गुणा करेगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और इसको प्लस करें तो 28, ऐसे भी 28। ठीक, या अगर आप जोड़ना चाहो 5 और 7 पहले जोड़ लो, 12 हो जाएगा। ठीक, तो 24 है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 12 और 12 दो को जोड़ो तब भी 24 ही आएगा। बट इस प्रकार से आप अगर, ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वितरण नियम बताओ, तब आपको इस प्रकार से ही जोड़ना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर होता है तब तो आप कैसे भी यूज कर लो, बट अगर आपको क्लास 7th 8 में क्वेश्चन सवाल आता है तो आपको ये नियम ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब उसके बाद थे हमारे कुछ और पॉइंट। उसके बाद था एक पॉइंट हमारा तत्समक आइडेंटिटी, वह संख्या जो मान ना बदले। ठीक, तत्समक का मतलब होता है वह संख्या जो मान ना बदले। जैसे योग, आप 8 लेते हैं, 8 का अगर पूछा जाए तत्समक क्या होगा तो 0। क्यों, अगर आप इसमें 0 प्लस करते हो तब भी 8 ही रहेगा। तो ये क्या होता है तत्समक, यानी कि अगर पूछा जाए 8 का योग तत्समक बताओ, 8 का योग तत्समक बताओ तो क्या होगा 0। इसी प्रकार कोई भी आप नंबर ले ले, तो जैसे पूछ दीजिए 55 का योग तत्समक बताओ, योग का मतलब क्या जोड़ें, वैल्यू ना चेंज हो 0, तब ये हमारा क्या होगा योग तत्समक। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि किसी भी नंबर का, जैसे 8 का ले लें, 8 का पूछा जाए कि गुणा तत्समक बताओ, गुणांक तत्समक बताओ, तो क्या होगा 1, तभी तो चेंज नहीं होगा। यानी कि गुणात्मक तत्समक क्या होगा 1 होगा, योगात्मक तत्समक क्या होगा 0 होगा। योगात्मक का मतलब क्या जोड़े 0 जोड़े, गुणात्मक का मतलब किससे गुणा करें कि वैल्यू चेंज ना हो, तो 1 से गुणा करें तो वैल्यू नहीं चेंज होगी। इसी प्रकार बात करते हैं हम प्रतिलोम की, क्या करते हैं प्रतिलोम की। प्रतिलोम में क्या होता है वह संख्या जो शून्य या वन ला दो, यानी कि वह संख्या जो शून्य या वन ला दो। इसमें नहीं समझेगा आप, ऐसे पूछा जाए कि योगात्मक प्रतिलोम बताओ, जब पूछा जाए योगात्मक प्रतिलोम बताओ तब आप ऐसी संख्या उसमें जोड़ते हैं कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। योगात्मक प्रतिलोम में आप ऐसी संख्या जोड़ते हैं कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, और गुणात्मक प्रतिलोम में आप ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे उसकी वैल्यू 1 आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम में आपको उसकी वैल्यू 1 करनी होती है, योगात्मक प्रतिलोम में उसकी वैल्यू 0 करनी होती है। जबकि योगात्मक तत्समक में उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी वैल्यू जोड़ते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसी वैल्यू से गुणा करते हैं कि उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। अब इसको हम समझ लेते हैं सवाल के थ्रू। जैसे पहले हम समझते हैं योगात्मक प्रतिलोम, ठीक, या तत्समक समझ लेते हैं। पहले क्या समझ लेते हैं तत्समक, ठीक है, क्योंकि पहले पॉइंट तत्समक का था, तो पहले हम तत्समक को समझते हैं। तत्समक हमारा क्या होता है, पहले क्या होता है योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक।
तो योगात्मक तत्समक, जैसे हमने कहा 15 का बताओ, 15 का योगात्मक तत्समक बताओ। 1 मिनट, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब 15 का योगात्मक तत्समक क्या होगा? हमने बताया कि योगात्मक तत्समक का मतलब होता, तत्समक जब भी पूछा जाता है जो नंबर दिया होता उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा नंबर उसमें जोड़ो। तो 15 में ऐसा क्या जोड़े कि उसके बदलाव ना कर सके? तो 15 में ऐसा नंबर जोड़ना, 0 ही ऐसा नंबर है जो उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। तो यानी कि तत्समक हमारा क्या हो जाएगा? 0। योगात्मक तत्समक क्या हो गया? 0। इसी प्रकार दूसरा कोई नंबर ले लें, जैसे पूछ ले 18 का योगात्मक तत्समक बताओ। तत्समक, तो 18 का योगात्मक तत्समक क्या होगा? 18 ऐसा नंबर क्या जोड़ें कि इसमें कोई बदलाव ना हो? तो 0। तो 18 का योगात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार अगर गुणात्मक पूछा जाता है कि 15 का गुणात्मक तत्समक, क्या होगा? तो 15 में कोई बदलाव ना हो, ऐसे नंबर से गुणा करा, तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा 15 में केवल 1 है, जो क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक। इसी प्रकार अगर 18 का पूछा जाता है कि 18 का गुणात्मक तत्समक, तो क्या बताओ? 18 गुणे 1, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। यानी कि सिंपल सी बात है, योगात्मक तत्समक हमेशा 0 होता है, गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होता है। अब उसके बाद हम लोग सीखते हैं प्रतिलोम। क्या सीखते हैं? प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है? ठीक, पहले हम लोग क्या जानते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। क्या जानते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, जैसे अगर पूछ दिया जाता है कि आपसे कि आप 15 का बताओ योगात्मक प्रतिलोम, तो 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम में हमेशा वैल्यू 0 करनी होती है। अब आपको 15 तो दिया है, आपको 15 दिया है, तो ये वैल्यू आपको 0 करनी है। 0 करने के लिए आप इसमें क्या जोड़ोगे? इसमें आप क्या जोड़ना है कि 0 हो जाए? -15। आप -15 इसको जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15 से -0। तो यहाँ पे आपका जो योगात्मक प्रतिलोम हुआ वो क्या हुआ? 15। क्या हुआ? 15। तो कह सकते हैं कि 15 का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो कितना है? 15 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 15 होगा। समझ में आया? यानी कि योगात्मक प्रतिलोम में जो वैल्यू दी होती है उसको किसी नंबर से जोड़ के 0 करना होता है। तो आपने ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा उसमें जो उसकी वैल्यू 0 कर दी? तो आपने यहाँ पे क्या जोड़ा? -15। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 17। 17 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। योगात्मक प्रतिलोम, तो 17 का योगात्मक प्रतिलोम के लिए आप 17 में कुछ ऐसा जोड़ ऐड करो कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो 17 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे? तो -17, तभी तो 0 होगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यानी कि यहाँ पे 17 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? -17। क्या होगा? -17। अब अगला देखते हैं। अगर यहाँ पे दे दिया जाए माइनस का कोई नंबर दे दिया, जैसे -20 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। -20 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस प्रतिलोम, -20 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 20 है। अब इसमें क्या वैल्यू जोड़ें कि वैल्यू 0 हो जाए? तो प्लस का 20 जोड़ें, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि -20 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आपने क्या जोड़ा इसमें? आपने 20 जोड़ा, तो केवल योगात्मक प्रतिलोम -20 का क्या होगा? 20। -20 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 20।
आप समझ में? यानी कि जब भी आपसे किसी नंबर का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है, तब आप उस वैल्यू को प्लस में दिया है तो उस वैल्यू का माइनस का योगात्मक प्रतिलोम है। अगर प्लस की वैल्यू है तो माइनस का वही नंबर योगात्मक प्रतिलोम होगा। अगर माइनस की है तो वही वैल्यू प्लस में योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया था हमारा, प्लस का 15, तो प्लस का 15 दिया था, इसका योगात्मक प्रतिलोम -15। प्लस 17 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 17, -20 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 20 होगा। इसी प्रकार अगर कोई नंबर दे दे -50 का योगात्मक प्रतिलोम +50, +60 का योगात्मक प्रतिलोम -60, +60 100 का योगात्मक प्रतिलोम -100। क्लियर? अब उसके बाद हम देखते हैं क्या बचा था, योगात्मक के बाद गुणात्मक प्रतिलोम। क्या सीखते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब गुणात्मक प्रतिलोम में कोई नंबर ले लो, जैसे 19 ले लिया। 19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम। ठीक, अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा उस वैल्यू को क्या करना होता है, 1, जबकि योगात्मक में वैल्यू को क्या करना होता था, 0। अब देखिए यहाँ पे 19 जो वैल्यू दी हुई है, इसको हम 1 कैसे करेंगे, किससे गुणा कराएं? किससे गुणा कराएं कि 19 में हम कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1/19 से गुणा कराएंगे। अब देखिए 19 से गुणा करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लें, तो 19 एकन 19, बटे में भी 19, बटे में भी क्या हो जाएगा 19, 19 से 19 डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा 1, आ जाएगा 1। तो कह सकते हैं 19 का योगात्मक जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा 19, 1/19 क्या हो जाएगा 1/19। इसी प्रकार आप दूसरा कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस का कोई एक नंबर ले लो, माइनस का 37 ले लिया। माइनस का 37 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका क्या होगा, माइनस का 37 तो आपके पास है, आप इसमें किससे गुणा कराएंगे कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो 1/37 से। आप 1/37 से तो गुणा करा सकते हैं, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, बट आएगी किस में, माइनस में, माइनस का बनेगा, जबकि हमें वैल्यू में क्या चाहिए था, प्लस का 1। तो हमें यहाँ भी माइनस का यूज करना होगा। तो हमें यानी कि -1/37 से गुणा करानी होगी, किससे, 37 से। 1 मिनट, सैंतीस से गुणा करानी होगी। अब इससे देखो 37 से 37 कट जाएगा, 1 माइनस से माइनस क्या आ जाएगा 1, मिल गया 1। तो यानी कह सकते हैं -37 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -37 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 1/37। ठीक, ऐसे कोई भी आप नंबर लेते हैं, कोई भी आप नंबर लेते हैं तो उसमें हमें क्या करना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में उस वैल्यू को 1 करना होता है, जबकि योगात्मक प्रतिलोम में उस वैल्यू को 0 करना था। अब समझ में आया, गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा क्या करें, जिसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा उसको हम पलट के लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, पलट के लिख लेंगे। 19 का 1/19, -37 का 1/-37। ऐसे अगर हम पूछे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, 100 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/100। अगर भिन्न में पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना, जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो भिन्न में अगर 2/3 दिया है तो इसको 3/2 कर दो, तभी तो 1 बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर? यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में आपसे जो नंबर पूछा जाता है उसको पलट के लिख लो गुणात्मक प्रतिलोम। अगर आपको योगात्मक में पूछा गया, योगात्मक में आप क्या करोगे, प्लस में दिया है तो माइनस होगा, माइनस में दिया है तो प्लस। ठीक है,
ठीक, तो एक बार हम लोग सभी पॉइंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। और ठीक है, पहले हमने क्या सीखा था? ठीक, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखा था। ये हमारी क्या थी यहाँ पे। ठीक, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? जो एक से स्टार्ट होती थी और आगे अनंत तक जाती थी। उसके बाद पूर्ण संख्या या होल नंबर जो जीरो से प्रारंभ होते थे और अनंत तक चले जाते हैं। पूर्णांक संख्या माइनस प्लस जीरो ये सभी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद एक टॉपिक हम लोगों ने सीखा था, सम और विषम का सीखा था। जो दो से डिवाइड हो जाए वो क्या होती हैं? सम संख्याएं, और जो दो से डिवाइड ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद एक पॉइंट से हमने क्या सीखे थे? ठीक, ये कुछ पॉइंट्स थे। और क्या पढ़ा था? ठीक, अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो सकते हैं, और भाज्य संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि ऐसी संख्या बताओ जो सम हो और अभाज्य भी हो। ऐसी संख्या बताओ जो सम हो और अभाज्य भी हो, तो केवल क्या था? दो। और ऐसी संख्या जो सबसे छोटी भाज्य है, तो वो क्या है? 4। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? सह अभाज्य संख्या, जिसका फैक्टर क्या होता है? यानी कि जिसका HCF केवल 1 आता है, वो हमारा क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। परिपूर्ण संख्या, उनके गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने सीखे थे, तो कुछ सवाल किए थे। ठीक, ये परिमेय अपरिमेय संख्या हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में पढ़ी हुई थी। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा है। उसके बाद हमने क्रम विनिमय संख्या है, सहचर नियम, वितरण नियम, तत्समक और प्रतिलोम के बारे में सीखा था। और क्या क्या हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, ये कुछ सवाल थे और ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप लोग लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। 1 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं बतानी है। कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? 0 क्या एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं, ये बताना है आपको। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बतानी है। 100 परिमेय है या अपरिमेय, ये बताना है। ठीक, और उसके बाद हमारा बाकी टॉपिक सब क्लियर हो गए। ठीक है, बाकी सम्मिश्रित वास्तविक संख्या एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, 0 एक सम संख्या, आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिएगा। और जो लोग भी नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा और उसके बाद इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।